हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस प्रयागराज। जैसा कि हम लोग साथ में अभी वन शॉट सीरीज का सफर कर रहे थे ज्योग्राफी के साथ, ज्योग्राफी का चैप्टर्स हम कंप्लीट कर रहे थे, उसको एनालाइज कर रहे थे। तो उसी सफर में आज जो हमारा चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये हमारे ज्योग्राफी का जो भी हमारा प्रिस्क्राइब सिलेबस है सीबीएसई के द्वारा, उसका ये लास्ट चैप्टर है। एक लास्ट चैप्टर बचता है लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ज्योग्राफी में। ये आपको कंटेंट का इसका लास्ट चैप्टर है, बट इससे कोई भी आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो हमारा चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है उससे कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उससे सिर्फ और सिर्फ मैप वर्क आएगा। ऐसा ही सीबीएसई ने सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो उसके हिसाब से ये जो हमारा चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये हमारा लास्ट चैप्टर है और इसको हमको बहुत ही तरीके से एनालाइज करना है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कि अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि क्या है उसकी इंपॉर्टेंस, क्या है मैन्युफैक्चरिंग की, क्या इंपॉर्टेंस क्या है। जब हम सेक्टर्स की बात करते हैं तो हमने बताया था आपको कि प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्शियरी सेक्टर होता है। तो प्राइमरी सेक्टर में तो एग्रीकल्चर आता है, जिसका चैप्टर हमने ऑलरेडी जो है कंप्लीट कर रखा है। जब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाती है कि कोई चीज, एक तो रॉ मटेरियल हमको मिला, उसको हमने प्रोसेस किया, उसको हमने बनाया, तब जाके वो एक फिनिश्ड गुड में रिवर्स होता है। एक फिनिश्ड गुड जाके तब जाके कंप्लीट होता है, वो तैयार होता है ताकि हम उसको मार्केट में जाके सेल कर सके। तो ये जो बीच वाली प्रोसेसिंग वाला जो प्रोसीजर है इसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चर। ठीक है, किसी चीज को मैन्युफैक्चर करना, तो उन्हीं की इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्लियर? सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। कि मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी चीज है, अगर आप अलग अलग कंट्रीज का एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल चाइना, चाइना में आप देखते हो कि ज्यादातर चीजों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। वहां पे रॉ मटेरियल्स आप देखते होगे कि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल्स काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, बट जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो चाइना उसमें बहुत तेज है। ठीक है, कोई एक छोटी सी चिप से लेकर बड़ी से बड़ी चीज को वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, वो लोग बनाते हैं। तभी तो वहां से जब चीज आती है तो कितनी सस्ती मिलती है, क्योंकि वहीं पर तो वो चीज मैन्युफैक्चर हो रही है। बट हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ बाहर से कोई चीज मैन्युफैक्चर होकर हमको फिनिश्ड गुड मिल रहा है, वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो हमारे लिए वो चीज महंगी पड़ती है। ठीक है, तो अगर किसी भी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग पर काफी ज्यादा जोर दिया जाएगा तो वहां पर पॉवर्टी की इरेडिकेशन में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपैंड ट्रेड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज वही चीज है ना कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जब हम मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देते हैं तो उससे हमारा एक तो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता है। ठीक है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है कि कोई चीज अगर हम बनाएंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, तभी तो उसको हम ट्रेड कर सकेंगे, उसका कॉमर्स कर सकेंगे, उसको दूसरी कंट्रीज में हम उसको एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो उससे क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज हमको ज्यादा मिलता है, हमारी कंट्री में आपको फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है कि कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्मेशन देयर रॉ मटेरियल्स इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्पेरस। जैसे कि मैंने चाइना का एग्जांपल लेके आपको बताया कि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत बड़े लेवल पे होती है। तो ऐसी कंट्रीज जहां पर आपको मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा जोर देखने को मिल रहा है कि रॉ मटेरियल को वो लोग प्रोसेस कर रहे हैं, तो वैसे कंट्रीज आपको मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज देखने को मिलेंगी, वैसी कंट्रीज आपको प्रॉस्परस देखने को मिलेंगी। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, हमने इंपॉर्टेंस की बात कर ली कि मैन्युफैक्चरिंग की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस की है। नेक्स्ट क्या है कि उसका कंट्रीब्यूशन क्या है हमारी नेशनल इकोनॉमी में, कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज हैं इनका नेशनल इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है।
Over the last 2 decades, the share of manufacturing sector has stagnated at 17% of GDP. ठीक है, क्या बताया जा रहा है? 17% of GDP out of the total of 27% for the industry, which includes 10% for mining, क्वालिफाइंग एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। इसमें क्या बता रहा है? जीडीपी जैसे हम देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसे से हमारी इकोनॉमी को मेजर किया जाता है, तो उसमें बताया जा रहा है कि क्या है, 17% ऑफ जीडीपी क्या है? शेयर है किसका? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। किसका शेयर है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का शेयर है आउट ऑफ द टोटल ऑफ 27%। कि जो भी इंडस्ट्रीज, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो उनका जो 27% का जो शेयर है जीडीपी में, उसका तो 17% क्या है? सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का हमको शेयर देखने को मिलता है। Since 2003, manufacturing is once again growing at the rate of 9 to 10% per annum, कि हर साल 9 से 10% जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का शेयर हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है। कब से दिख रहा है? सिंस 2003 से, कि 2003 से हर साल हमको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, दैट इज NMCC, हैज बीन सेट अप विद दिस ऑब्जेक्टिव। किस ऑब्जेक्टिव से? कि हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन मिले, उसको ज्यादा प्रमोट किया जाए, उसको ज्यादा इंकरेज किया जाए, ताकि हमारे यहाँ जीडीपी में, हमारी नेशनल इकोनॉमी में उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो सके और हमारी भी कंट्री क्या हो सके? प्रॉस्परस हो सके। क्लियर? तो ये रहा इनका कंट्रीब्यूशन। आप देखो कहीं पे भी कोई भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री अगर हम सेटअप करते हैं तो उसके लिए ढूंढते हैं कि एक बढ़िया अच्छी खासी जगह होनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री बनाने के लिए सबसे मेन चीज तो जगह होनी चाहिए। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी, सारी की सारी मशीनरी वहां पे सेटअप की जाएगी, उसको स्टैब्लिश किया जाएगा, तो एक आइडियल लोकेशन की रिक्वायरमेंट हमको मिलती है। उसमें और क्या देखा जाता है? कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट। ठीक है, आई होप आपको ये विजिबल हो रहा होगा, नहीं हो रहा तो मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले आप ये देखोगे तो आपको जगह मिली, तो क्या उस जगह में आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में रॉ मटेरियल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप यही देखोगे ना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट मिले पड़ेगी। तो जब आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो आपको ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या आप उसको अफोर्डेबल प्राइस में गेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। पहला तो हमारा ये हो गया। अब उसके बाद क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, के रॉ मटेरियल चलो हमको मिल गया, उसके बाद जो हम प्रोडक्शन वहां पे कर रहे हैं, जो भी वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्या वो हमारे अफोर्डेबल प्राइस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या है? कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर हमने एक बार उसको प्रोसेस कर लिया है, फिनिश्ड गुड में हमने उसको तब्दील कर दिया है, तो क्या मार्केट हमारे आसपास है कि नहीं है, या अगर मार्केट थोड़ा दूर पर भी है तो क्या वैसा हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिल रहा है कि नहीं। क्या उसमें ट्रांसपोर्टेशन में हमारा बहुत ज्यादा खर्च तो नहीं हो जाएगा, कि मान लो प्रोसेसिंग तो हमारी सस्ते में हो रही है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन पे ज्यादा खर्चा लग रहा है, तो वो भी तो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं होगा ना। तो इन सारी चीजों को हम पहले मिला जुला के देखेंगे, उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि इस लोकेशन पर हमारी जो भी फैक्ट्री है, जो भी इंडस्ट्री है, उसको हम सेटअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्या ये लोकेशन हमारे इंडस्ट्री के लिए एक आइडियल लोकेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हमको देखने की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो हो गया हमारा आइडियल लोकेशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, अब हमने बात कर ली, सबसे पहले हमने बात किया कि इंपॉर्टेंस क्या है इंडस्ट्री की, ठीक है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, उसके बाद उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। नेक्स्ट हमने बात कर ली कि अगर हमको फैक्ट्री सेटअप करनी है तो क्या चाहिए, हमको एक आइडियल लोकेशन चाहिए, वो हमको मिल गई। नेक्स्ट हम एक एक फैक्ट्रीज को हम डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। इसमें क्या आ रहा है? इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मोर देन 60% जो लाइवलीहुड है वो
एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो एग्रीकल्चर के बाद जो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट हम जिसको सेक्टर मान सकते हैं वो है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर हमारा सेकेंड लार्जेस्ट पर आता है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 4% टुवर्ड्स जीडीपी, की जीडीपी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री 4% का उनका शेयर है, 4% को कंट्रीब्यूट कर रही है। इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या होता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है कि इनका रॉ मटेरियल भी इनके पास होगा, प्रोसेसिंग भी खुद करेंगे, यूज भी इनका, कंज्यूमर्स भी कहीं मतलब इनका जो भी सारा सिस्टम है कि रॉ मटेरियल को प्रोक्यूर करने का और उसको मैन्युफैक्चर करने का, फिनिश्ड गुड में उसको तब्दील करने का, तो ये सारी चीजें क्या है वो सेल्फ, उस पर वो क्या है वो सेल्फ रिलायंट है, मतलब खुद से ही उनका सारा चीज हो जा रहा है, उनको किसी बाहर वाले की जरूरत इसमें नहीं पड़ रही है। एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, दैट इज फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, इन सारी चीजों में इनका खुद का ही सब कुछ हो जा रहा है, ये सेल्फ सफिशिएंट अपने काम को करने के लिए, इनको किसी अदर इंडस्ट्री की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। क्लियर? आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, क्योंकि अगर हम अदर एग्जांपल की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसको हम बोलते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है, उसको हम बेसिक इंडस्ट्री के तौर पे देखते हैं कि इस इंडस्ट्री का आपको बाकी इंडस्ट्रीज का के लिए भी काफी ज्यादा यूज देखने को मिलता है, कि बाकी जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर डिपेंड मिलती हैं। ठीक है, लेकिन जब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये अपने सेल्फ रिलायंट है, इसको किसी भी अदर इंडस्ट्री पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो हमारा हो गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है हमारा कॉटन टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में ही हम बात कर रहे हैं कॉटन इंडस्ट्री की, कॉटन टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं। इन एंशिएंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल्स वाज प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वेविंग टेक्निक्स, कि एंशिएंट इंडिया में भी हमको कॉटन का प्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलता है। जब आप ये भी आप देखते होंगे कि जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं कि जब ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का भी टाइम था, तब भी आपको कॉटन का प्रोडक्शन जो है हायर अमाउंट में देखने को मिलता है। और वो कैसे होता था, हैंड स्पिनिंग से, ठीक है, और हैंडलूम, जो हैंडलूम वगैरह होते थे, ठीक है, वेविंग टेक्निक जो होती है वो हाथ से जो है उन टेक्सटाइल्स को बनाना, तो ये चीजें आपको एंशिएंट टाइम से जो है वो देखने को मिलती। अब तो कई सारी मशीनरी हो गई हैं, उसका हमको पूरा सेटअप देखने को मिलता है, तो मशीनों से ही सारी जो कपड़े वगैरह सब कुछ बन जाते हैं। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कंसंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। ये आपको पर्टिकुलर रीजन्स देखने को मिलते हैं कॉटन इंडस्ट्री वाले, जहां पर वो इंडस्ट्रीज हमको सेटअप हुई मिलती हैं। दिस इंडस्ट्री हैज क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर। सॉरी, कि सबसे पहले क्या उसमें बताया गया है कि एग्रीकल्चर से इसका क्लोज लिंक देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि कॉटन क्या है, कॉटन का कल्टीवेशन होता है। कौन सी सॉइल पर कॉटन का कल्टीवेशन होता है बताना जरा? ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल में, जैसे डेक्कन प्लेटू की जब हम बात करते हैं तो उधर ब्लैक सॉइल मिलती है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी उसको बोलते हैं हम, तो वहां पर आपको इसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो इसीलिए बोला गया है कि एग्रीकल्चर से इसका क्लोज लिंक देखने को मिलता है। एंड इट प्रोवाइड्स अ लिविंग टू फार्मर्स कॉटन बॉल प्लकर्स। ठीक है, कॉटन बॉल्स आपको देखते हो कल्टीवेशन जब होता है कॉटन का, तो छोटे छोटे बॉल्स के तौर पे ही वो निकल के सामने आते हैं। ठीक है, और क्या है, and workers engaged in ginning, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring and sewing। मतलब कि इतने सारे स्टेप्स को कंप्लीट करता है, इतने सारे स्टेप्स से गुजरने के बाद हमको जो है वो फिनिश्ड गुड देखने को मिलता है। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर से ही क्लोज लिंक है, फार्मर्स को काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिलता है, इसमें फार्मर्स काम करते हैं। उसके बाद क्या है, जो छोटे छोटे कॉटन बॉल्स होते हैं उसको, उनके लिए कॉटन बॉल प्लकर्स को भी रखा जाता है जो एक एक करके वो तोड़ते हैं। ठीक है, बाकी वर्कर्स होते हैं, जैसे कि हमारा गिनिंग हो गया, स्पिनिंग हो गया, स्पिन करके उसको बनाना, धागे में बनाना, फिर उसको कलरिंग करना उसका, ठीक है, उसकी डिजाइनिंग करना, फिर पैकेजिंग करना, टेलरिंग करना, जब कपड़े के फॉर्म में हो जाता है तो कपड़े से सिल के उसको बनाना, सिविंग करना, तब जाके तो एक प्रॉपर कपड़ा हमको तैयार होकर मिलता है। तो इतने सारे जो है उसको स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो ये सारी चीजें तो हो गई हमारी कॉटन टेक्सटाइल की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए, आपको उसका आंसर कंप्लीटली मिलेगा।
India exports yarn to Japan. Other importers of cotton goods from India are यूएसए, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अमेरिका। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज हैं, यहाँ पर हमारा जो कॉटन है वो एक्सपोर्ट होता है, ये लोग उसको इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि जापान है, यूएसए है, नेपाल है, अमेरिका है, श्रीलंका है, सिंगापुर है। तो ये सारे जो देश हैं ये इंपोर्टर्स हैं किसके, जो हमारे इंडिया की जो कॉटन है उसके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जूट टेक्सटाइल की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, जूट टेक्सटाइल की बात करते हैं। India is the largest producer of raw jute goods and stands at second place as an exporter after Bangladesh. जब हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपको इंडिया देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है। बट जब एक्सपोर्ट की बात आ रही है तो वो नंबर 2 पर है, किसके बाद, बांग्लादेश के बाद। ठीक है, इतना आपको याद रखना है जनरल वे में। ठीक है, इन 2010 to 11, तब से 2010 to 11 the jute industry was supporting 3.7 lakh workers directly and another 40 lakh workers directly, small and marginal farmers who are engaged in cultivation of jute and mesta। क्या इसमें बताया जा रहा है कि जूट जो इंडस्ट्री है वो कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, फार्मर्स को लेके जो भी, जैसा कि कल्टीवेशन हो रहा है तो फार्मर्स को भी काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है इसकी वजह से, और वो नेशनल इकोनॉमी में भी काफी ज्यादा क्या करती है, कंट्रीब्यूट कर रही है, लोगों को इससे ज्यादा काफी हमको फायदा देखने को मिला। जब हम बात करते हैं कि डायरेक्टली किसको किसको फायदा मिल रहा है, कितने लोग हैं, उसमें है 3.7 लाख कि 3.7 लाख जो लोग हैं उनको डायरेक्टली ही बेनिफिट मिल रहा है फ्रॉम जूट टेक्सटाइल, फ्रॉम जूट इंडस्ट्री। ठीक है, हम इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं तो 40 लाख। ठीक है, इनडायरेक्टली 40 लाख लोगों को इसके बेनिफिट देखने को मिल रहा है। इन 2005 नेशनल जूट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव। जब हम बात कर रहे हैं कि 2005 में पॉलिसी लाई गई थी जूट के लिए, कौन सी पॉलिसी थी, नेशनल जूट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इंप्रूविंग क्वालिटी, इंश्योरिंग गुड्स प्राइसेस टू द जूट फार्मर्स एंड इनहेंसिंग द यील्ड पर हेक्टेयर। देखिए, जूट के पहले जूट के बारे में हम लोगों ने एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में भी पढ़ रखा है कि कैसे इसको क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या चीजें, और कौन कौन से पर्टिकुलर रीजन्स में हमको जूट का प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओवरऑल हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। जब हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है ताकि जूट के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, उसकी क्वालिटी को इनहेंस किया जा सके, तो उसके लिए 2005 में हमको नेशनल जूट पॉलिसी देखने को मिलती है। ठीक है, ताकि जूट के प्रोडक्शन को, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। आपको जैसे पता होगा कि जूट की जो चीजें हैं, कई सारी चीजें उससे बनती है, रोप्स वगैरह, कारपेट्स वगैरह बनते हैं, बट क्या होता है कि वो थोड़ा सा महंगे आते हैं, उसको लोग अभी थोड़ा सा कम खरीद रहे हैं। जब आप सारे एक्सोटिक जो भी मटेरियल्स हैं जैसे कि नाइलॉन वगैरह है, तो उन सारी चीजें थोड़ा सा सस्ती पड़ती हैं लोगों के लिए, तो आप जानते हैं कि लोग मोस्टली वही चीजें खरीदना पसंद करते हैं जो उनके अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है। तो इसलिए आपको जूट का थोड़ा सा हम ये बोल सकते हैं उसकी मार्केट आपको कम देखने को मिलती है, बट उसी चीजों को ऑब्जेक्टिव मानकर, उसी का एम बनाकर ही नेशनल जूट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है, ताकि जूट का जो भी चीजें हो रही हैं, चाहे उसकी क्वालिटी की हम बात करें, चाहे उसके प्रोडक्शन की हम बात करें, चाहे प्राइसेस की बात करें, उन सबको कंट्रोल किया जा सके और उन सबको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, आई होप आपको जूट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, जूट टेक्सटाइल के बारे में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री की। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं शुगर इंडस्ट्री की। शुगर का मतलब होता है चीनी। ऐसे आप लोग सोचोगे मैम ये तो हमको पता ही है, ठीक है, वो हमको पता है कि आपको पता है कि शुगर का मतलब चीनी होता है, लेकिन शुगर इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं वो तो हम बताएंगे ना। तो सुनिए, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज बल्की
and in oilage its sucrose content reduces. ठीक है, हाँ ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि शुगर, आपको पता है कि शुगर केन से बनता है, ठीक है, शुगर केन के बारे में हमने एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में भी पढ़ रखा है। तो क्या बताया जा रहा है कि जो रॉ मटेरियल है शुगर इंडस्ट्री का वो काफी बल्कि अमाउंट में होता है। शुगर केन आप इसको सोच के आप बता सकते हो कि बल्कि अमाउंट का इसका रॉ मटेरियल होगा ही होगा। इन 2010-11 की बात हो रही है, देयर वर 662 शुगर मिल्स इन द कंट्री। 2010-11 का यहाँ पे डाटा दिया हुआ है कि ओवरऑल कंट्री में आपको 662 शुगर इंडस्ट्रीज देखने को मिल रही थी। और कहां कहां पर? उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, अलॉन्ग विद पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो ये सारे जो रीजन्स हैं यहाँ पर आपको शुगर इंडस्ट्री देखने को मिलती है। और यूपी में तो होगी ही होगी, क्योंकि यूपी में गन्ना का उत्पादन तो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये आपके लिए होमवर्क है कि आप ये बताइए कि शुगर केन का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन सी कंट्री है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। क्या है होमवर्क? कि बताइए कौन सी कंट्री शुगर केन की लीडिंग प्रोड्यूसर है, कौन सी कंट्री लार्जेस्ट प्रोडक्शन करती है शुगर केन का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। के बारे में मैंने पहले भी अभी थोड़ा सा डिस्कस किया कि ये बेसिक इंडस्ट्री होती है। ठीक है, और जो हमारी अदर इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए एक बेसिक इंडस्ट्री के तौर पर होती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री, जो मैंने बताया आपको। ठीक है, सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज, जो बाकी की इंडस्ट्रीज हैं हमारी, चाहे वो हैवी हो, मीडियम हो, लाइट हो, अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज भी आपको देखने को मिलती हैं कि चाहे वो मीडियम इंडस्ट्री हो, चाहे वो लाइट इंडस्ट्री हो, ठीक है, चाहे वो हैवी इंडस्ट्री हो। ठीक है, क्लासिफिकेशन में आप उसको देखते हो। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर मशीनरी, कि किसी भी टाइप की आपको इंडस्ट्री के बारे में आप बात कर लो, चाहे आप एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री की बात कर लो या अदर इंडस्ट्रीज की भी बात कर लो, तो उसमें आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो रोल देखने को मिलता है वो बहुत ही बेसिक रोल है, और बाकी सारी इंडस्ट्रीज पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स रहती हैं। क्लियर? स्टील इज द steel is needed to manufacture a variety of engineering goods, construction material, defense, medical, telephonic, scientific equipment and a variety of consumer goods. ये सारे जो टॉपिक्स हैं हमारे, जो भी हमने अभी आपको बोला, चाहे वो टेलीफोनिक इंडस्ट्री हो, एक टेलीफोन वगैरह हो, या जहां पे एयरक्राफ्ट वगैरह भी बनते हैं, ये सारी चीजें हैं, कोई भी मशीनरी, ठीक है, इतनी सारी मशीन्स बन रही हैं, चाहे वो डिफेंस के सेक्टर में भी हम देख लेते हैं, जेट्स वगैरह हो गया है, बाकी जो हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, तो इन सारी जो कुछ भी मटेरियल है, जो कुछ भी अदर हमारी इंडस्ट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर ही डिपेंड है फॉर देयर मशीनरी, फॉर देयर रॉ मटेरियल। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत सारी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि स्टील आपको पता है कि बहुत सारी चीजों में आपको उसका यूज देखने को मिलता ही मिलता है। क्लियर? हमारे आसपास भी आपको बहुत सारी चीजें स्टील से बनी हुई देखने को मिलती हैं, तो इसीलिए बोलते हैं ना कि ये एक बेसिक इंडस्ट्री है। क्लियर? और कुछ ऐसे रीजन्स हमारे, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, हैज द मैक्सिमम, छोटा नागपुर प्लेट्यू हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आपको सबसे ज्यादा जहां पे आपको कंसंट्रेशन देखने को मिल रहा है वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्लियर? क्या है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो आई होप आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। बहुत देखो, अभी मैं यहाँ पर जो आपको मैं पॉइंट्स बता रही हूँ वो गिने चुने पॉइंट्स हैं बच्चों, ठीक है, जो मुझे मेरे हिसाब से मुझको इंपॉर्टेंट लगते हैं कि आपको अगर ये पॉइंट्स पता है तो आपको आंसर फ्रेमिंग करने में ज्यादा आसानी रहेगी। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना। क्लियर? कि एनसीईआरटी को हमको लाइन बाय लाइन ही पढ़ना पड़ेगा, तभी हम बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, कौन सी? एल्यूमिनियम। कौन सी हमारी? एल्यूमिनियम है।
तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री की बात हो रही है। पहले हमने बात कर ली, पहले हमने किसकी बात कर ली, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। उसके बाद कौन सी है, जो हमारी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है। एल्यूमिनियम हमने पहले भी पढ़ा है, जब हम मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पे पढ़ रहे थे तो एल्यूमिनियम के बारे में भी हमने पढ़ा कि बहुत ही ज्यादा लाइट मटेरियल है ये। ठीक है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मैलिएबल भी है एंड इट बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्स्ड विद अदर मेटल्स। कि एल्यूमिनियम के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि बहुत ही लाइट मटेरियल है, लाइट वेटेड मटेरियल है। ठीक है, और रेजिस्टेंट टू कोरोजन की बहुत जल्दी इसमें आपको सॉरी कि बहुत जल्दी आपको इसका कोरोजन जो है वो देखने को नहीं मिलता है, और हीट का भी गुड कंडक्टर है, मैलिएबल भी है। क्लियर, और जब बाकी मेटल से भी हम उसको मिक्स करते हैं एल्यूमिनियम को, तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये सारी उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं एल्यूमिनियम की। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि एयरक्राफ्ट को बनने में एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। यूटेंसिल्स हो गए एल्यूमिनियम के, हमको यूटेंसिल्स भी देखने को मिलते हैं, एल्यूमिनियम की वायर्स भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन द कंट्री, तो कौन सारी जो जगह है वो क्या है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, केरला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। तो ये सारे जो प्लेसेस है हमारी, ये सारे जो रीजन्स हैं, यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग या एल्यूमिनियम इंडस्ट्री आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये सारे आपके एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के पॉइंट्स थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं केमिकल इंडस्ट्री की। किसकी बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं केमिकल इंडस्ट्री की। तो केमिकल इंडस्ट्री में क्या होता है बच्चों, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ द जीडीपी। कितना परसेंट ये कंट्रीब्यूट कर रही है, 3%। ये पॉइंट्स आपके आंसर फ्रेमिंग में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए आपको ये याद रखना है कि जो केमिकल इंडस्ट्री है हमारी वो क्या कर रही है, 3% कंट्रीब्यूट कर रही है टू द जीडीपी। ठीक है, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया है, ऑक्यूपाई द 12th प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज। जब हम केमिकल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो साइज के बेसिस पे ये बताया जा रहा है कि ये थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है पूरे के पूरे एशिया में। हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं कि ये थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, कौन सी, केमिकल इंडस्ट्री। एंड पूरे वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं तो इसकी पोजीशन क्या है, 12th पोजीशन है। तो ये आपको याद रखना है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स, अब देखो केमिकल्स के बारे में भी आप केमिस्ट्री वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि एक ऑर्गेनिक टाइप ऑफ केमिकल्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी होते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स में आता है जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स को बनाने में, सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने में, चाहे वो प्लास्टिक्स हो गए, एडिसिव हो गया, पेंट्स हो गए, ठीक है, डाइज हो गई। तो ये सारी चीज को ये सारी चीजों की फॉर्मेशन में आपको सल्फ्यूरिक एसिड का काफी ज्यादा रोल देखने को मिलता है। और सल्फ्यूरिक एसिड एलिमेंट कहाँ का है, केमिकल इंडस्ट्री का है। तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। जब हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की, फिर है एल्कलीज है, सोडा ऐश है, इन सारी चीजों का आपको यूज कहाँ देखने को मिल रहा है, सोप्स को बनाने में, ग्लास को बनाने में, डिटर्जेंट्स को बनाने में, ठीक है, पेपर को बनाने में। तो इन सारी चीजों में आपका, ठीक है, आपको सोडा ऐश का यूज देखने को मिलता है, चाहे वो सोप हो, चाहे वो डिटर्जेंट हो, चाहे वो पेपर हो। ठीक है, और जब हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं तो चाहे फर्टिलाइजर्स की हम बात कर लें, ठीक है, चाहे प्लास्टिक की बात कर लें, पेंट्स की बात कर लें, डाइस की बात कर लें, तो इन सारी चीजों में आपको इसका रोल देखने को मिलता है, आपको यूज देखने को मिलता है। तो आप इन्हीं सारी चीजों से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि अगर इतनी सारी चीजों में आपको केमिकल्स का यूज देखने को मिल रहा है तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं हो सकती कि ये थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इन द एशिया। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की। अब देखो फर्टिलाइजर की जब हमने बात की थी बच्चों कि फर्टिलाइजर बनाने में यूज किसका हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज हो रहा है, और सल्फ्यूरिक एसिड एलिमेंट किसका है, केमिकल इंडस्ट्री का। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की।
तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, कि जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं जिसमें नाइट्रोजन आपको एज ए एलिमेंट देखने को मिल रहा है, उसमें आपको नाइट्रोजन मिलता है जिस फर्टिलाइजर्स में, दैट आर द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, तो उसमें क्या है, ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा इंडिया। There are 57 fertilizers unit manufacturing nitrogenous and complex nitrogenous fertilizers, कि आपको 57 यूनिट्स ऐसे देखने को मिल रहा है। आपको ये तो बता दिया गया कि इंडिया क्या है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का। यहाँ पर मेन फर्टिलाइजर्स की बात हो रही है। तो हम जब इसको थोड़ा सा क्लासिफाई करते हैं तो 57 जो यूनिट्स हैं, कितने 57 जो यूनिट्स हैं वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, वो क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को और कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे 29 यूनिट्स हैं वो क्या कर रही हैं, यूरिया का फॉर्मेशन कर रही हैं, और जो 9 यूनिट्स हैं दे आर प्रोड्यूसिंग अमोनियम सल्फेट एज बाई प्रोडक्ट। ठीक है, 9 यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं तो वो क्या है, किस चीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, किसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अमोनियम सल्फेट की। तो हमने क्या क्लासिफाई किया अभी, 57 यूनिट्स मैन्युफैक्चर्स नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स एंड कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। ठीक है, नेक्स्ट 29 यूनिट्स मैन्युफैक्चर यूरिया एंड 9 यूनिट्स मैन्युफैक्चर्स अमोनियम सल्फेट। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 67 जो अदर यूनिट्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट। ठीक है, सुपर फॉस्फेट सल्फर फॉस्फेट होगा, ठीक है, ये होगा सल्फर फॉस्फेट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको 68 यूनिट्स में इनका फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडस्ट्री एक्सपैंडेड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जैसे हमारा गुजरात है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका, तो ये सारे रीजन्स मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। अब आपको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, एग्रीकल्चर क्षेत्र में आया था, और एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट क्या है, फर्टिलाइजर, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन आपको फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हुई थी तो वहां पर आपको मोस्टली फर्टिलाइजर्स का यूज हो गया, इंसेक्टिसाइड्स का यूज हो गया, पेस्टिसाइड्स का यूज हो गया, जो हमारी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, इन सारे चीजों का यूज आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। इन्हीं को तो ज्यादातर प्रमोट किया गया है ग्रीन रेवोल्यूशन में, तो उसके बाद से ही आपको इनका प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सीमेंट इंडस्ट्री की। तो सीमेंट इंडस्ट्री में क्या होता है बच्चों, सीमेंट इज एसेंशियल फॉर द कंस्ट्रक्शन। ये तो हमको पता है कि कंस्ट्रक्शन में आपको सीमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब सीमेंट ही नहीं होगा तो जुड़ाव कैसे होगा, ठीक है, मजबूती कहाँ से आएगी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की हमने बात कर ली, जैसे कि हाउसेस का कंस्ट्रक्शन हो गया, चाहे डैम्स का कंस्ट्रक्शन हो गया, बाकी जो सारी रोड्स हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, ठीक है, ब्रिज हो गए, तो बाकी सारी चीजें जहां पर भी आपको कंस्ट्रक्शन वर्क देखने को मिल रहा है तो वहां पर आपको सीमेंट का जो है रोल तो दिखेगा ही दिखेगा। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन हो गया, सिलिका हो गया, जिप्सम हो गया। तो ये सारे क्या है, रॉ मटेरियल्स हैं सीमेंट इंडस्ट्री के। कौन कौन से, लाइमस्टोन हो गया, सिलिका हो गया, जिप्सम हो गया, और सारे काफी बल्की नेचर के होते हैं। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट कब से कहां पे सेटअप किया गया था और कब सेटअप किया गया था, चेन्नई में 1904 में। जो पहला हमारा सीमेंट प्लांट है जिसके बात कर रहे हैं कि फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड इन चेन्नई इन 1904। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको सीमेंट इंडस्ट्री का ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो बहुत अच्छा है, ठीक है, इतने सारे हमको व्हीकल्स देखने को मिल रहे हैं। अब तो इतने नए नए व्हीकल्स आ चुके हैं कि भाई उनका नाम ही याद करना मुश्किल हो जाता है, पता नहीं कौन कौन से नाम की बाइक्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, दिस इंडस्ट्री हैड एक्सपीरियंस अ क्वांटम जंप इज लेस देन 15 इयर्स, कि 15 सालों से कम टाइम में भी एकदम क्वांटम जंप देखने को मिल रहा है, मतलब डबल ट्रिपल फोर्थ, बहुत ही लंबी। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट हुआ है इन लेस देन 15 इयर्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइन द इंडस्ट्री विद ग्लोबल डेवलपमेंट्स। एक तो फॉरेन जो भी हमारी चीजें हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, और हम बात कर लेते हैं कि
टेक्नोलॉजी जो इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि अलग अलग टेक्नोलॉजी से बहुत ही इजीली और बहुत ही इफेक्टिवली इन चीजों का फॉर्मेशन हो रहा है। हमारी जो ऑटोमोबाइल्स है, जो व्हीकल्स है, उनका फॉर्मेशन हो रहा है। एट प्रेजेंट देयर आर 15 मैन्युफैक्चर ऑफ पैसेंजर कार्स, की जो भी हमारी पैसेंजर कार होती हैं उनका आपको 15 जो है 15 यूनिट्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो पैसेंजर कार्स को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, ठीक है, मल्टीलिटी व्हीकल्स। 9 हम बात कर लेते हैं कमर्शियल व्हीकल्स की, जो हमारी कमर्शियल का मतलब होता है जिनसे पैसे वैसे कमाए, जैसे बस वगैरह हो गई। तो जो हमारी कमर्शियल व्हीकल्स है उसमें आपको 9 यूनिट्स देखने को मिल रही हैं। 14 ऑफ द 2 और 3 व्हीलर्स के, जो 2 और 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स मतलब बाइक वगैरह हो गया, 3 व्हीलर्स जो हमारे रिक्शा होते हैं, तो 2 और 3 व्हीलर्स की आपको 14 यूनिट्स देखने को मिल रही है। कमर्शियल व्हीकल्स की आपको 9 यूनिट्स देखने को मिल रही है और 15 यूनिट्स आपको पैसेंजर कार्स की देखने को मिल रही है। The industry is located around Delhi, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद। ये सारे प्लेसेस आपको देख के नहीं लग रहे हैं कि बड़े सिटी वाले प्लेसेस है? तो सिटीज में ज्यादातर आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। क्लियर? तो ये सारी चीजें हो गई है जहां पर आपको टेक्नोलॉजी भी इफिशिएंटली मिल जाए और जगह भी आपको आइडियल लोकेशन भी अच्छी मिल जाए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब जो हमारा आईटी सेक्टर है। तो आईटी सेक्टर की जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, तो द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, चाहे ट्रांजिस्टर की हम बात कर लें, चाहे टेलीविजन की बात कर लें, टेलीफोन हो गया, सेलुलर टेलीफोन हो गया, ठीक है, पेजर्स हो गया, चाहे टेलीफोन एक्सचेंज की बात कर लें, कंप्यूटर्स की बात कर लें, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? हमारे आईटी सेक्टर में देखने को मिलती हैं। और आज के टाइम पे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आईटी सेक्टर का जो एक्सपेंशन है वो बहुत ही फास्टली हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, टेलीविजन की हम बात कर लें, ट्रांजिस्टर की हम बात कर लें, पेजर्स की बात कर लें, टेलीफोन की बात कर लें, मोबाइल फोन की बात कर लें, तो ये सारी चीजें कहाँ पे इंक्लूड हो रही हैं? हमारे आईटी सेक्टर में इंक्लूड हो रही है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इंक्लूड हो रही है, ठीक है। अब उसका जो मेन हम बात कर लेते हैं पर्टिकुलर रीजन की, तो वो क्या है? बेंगलुरु हैज इमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। ये आपके वन वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि विच सिटी इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वो कौन सी सिटी है? वो है बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु है। द मेजर इंडस्ट्री कंसंट्रेशन आपको देखो नोएडा में भी देखने को मिलेगा, मुंबई हो गया, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, जो मेन आपको सिटीज देखने को मिल रही है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ऑटोमोबाइल वाली इंडस्ट्री में आपको देखने को मिल रहा है कि जो ज्यादातर आपको सिटीज में इनका एस्टैब्लिशमेंट देखने को मिल रहा है। उसी तरीके अगर हम जो मेन बात करते हैं कि सबसे ज्यादा आपको कंसंट्रेशन कहाँ देखने को मिल रहा है? बेंगलुरु में। अब देखो इतनी सारी हमने किस बात कर ली इंडस्ट्रीज की, ये अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ हैं, लेकिन अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि पॉल्यूशन कितना ज्यादा हो रहा है, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में भी तो बात करना जरूरी है कि पॉल्यूशन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो उसको भी तो देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन तो आप लोग क्लास 6-7 से पढ़ते चले आ रहे हो कि मैम वाटर पॉल्यूशन होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है, ठीक है, तो बहुत अलग अलग टाइप के आपको पॉल्यूशन देखने को मिल रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट जो डिग्रेडेशन हो रहा है। बट फिर भी अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है कि आपको ऑलरेडी सारी चीजें पता है, बट आपको आंसर फ्रेमिंग भी तो करनी है, तो कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि आपको 10th के लेवल पे कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। जब हम बात कर लेते हैं एयर पॉल्यूशन की, किसकी बात कर रहे हैं हम? एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। एंड इट कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हाई प्रपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें या कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें। आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एमिशन होता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है एंड ओजोन लेयर का भी डिप्लीशन हो रहा है इस गैस की वजह से। तो ये जो हमारे अनडिजायरेबल जो गैसेस हैं, जो खतरनाक गैसेस हैं, इनको हम नाम क्या है इनका? सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर लें, चाहे हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लें, तो इनका जो इमिशन हो रहा है इसकी वजह से काफी ज्यादा एयर पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। और हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो इन सब का एक कारण है, एक रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वाटर पॉल्यूशन की।
वाटर पोल्यूशन तो भैया देखो सीधी सी बात है कि इंडस्ट्री में इतनी सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं, उसके बाद इंडस्ट्री का वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है, तो रूल्स और रेगुलेशंस तो कंप्लीटली बताए गए हैं कि अगर वेस्ट मटेरियल आपको फ्लो कराना है रिवर में तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कंप्लीटली प्रोसेस करना पड़ेगा। बट क्या हर एक इंडस्ट्री कोई भी वेस्ट मटेरियल कंप्लीटली प्रोसेस करती है? कितना करती है ये आप खुद जानते होंगे। तो इन चीजों की वजह से जो भी वेस्ट मटेरियल ऐसे बहा दिए जा रहे हैं या ऐसे डंप कर दिए जा रहे हैं जमीन में भी, तो डंप कर दिया गया तो लैंड डिग्रेडेशन हुआ, एयर पोल्यूशन हो रहा है, रिवर्स में फ्लो करा दिया जा रहा है तो वो वाटर पोल्यूशन हो जा रहा है। क्लियर? तो बहुत सारी ऐसे पॉइजनस गैसेस हैं जो रिलीज कर दी जाती हैं। तो हमारे जो ओशियन बेड्स की हम बात कर लें या ओशन सरफेस की बात कर लें या रिवर्स में जो अभी हमारे जीव जंतु रह रहे हैं तो उनकी जिंदगी के साथ तो खिलवाड़ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। जब हम बात कर लेते हैं थर्मल पोल्यूशन की, ठीक है, थर्मल पोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, ये क्या होता है, जब हॉट वाटर बिना प्रोसेस, जैसे मैंने वेस्ट मटेरियल का बताया कि बिना विदाउट एनी प्रोसेसिंग उसको फ्लो करा दिया जाता है, वैसे ही हॉट वाटर भी तो इन्हीं इंडस्ट्री से निकल कर आता है, तो उसको भी बिना ठंडा किए उसको फ्लो करा देना। ठीक है, उसको रिवर में फ्लो करा देना। ठीक है, और उसको क्या पॉन्ड्स हो गया, तो बाकी जो भी हमारे पानी के सोर्सेज हैं तो उसमें हॉट वाटर को विदाउट एनी प्रोसेसिंग उसको फ्लो करा देना, ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक है एंड इट प्रमोट्स थर्मल पोल्यूशन। क्लियर? तो ये तीनों पोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है हमारा नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन तो आपको पता है कि जो भी हमारी व्हीकल्स वगैरह हो गई, ऑटोमोबाइल्स हो गए, तो इससे काफी ज्यादा हमको नॉइस पोल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, इट नॉट ओनली रिजल्ट्स इन इरिगेशन सॉरी इज एजिटेशन एंड anger, it can also cause hearing impairment, increase heart rate, blood pressure। ठीक है, यहाँ पर एजिटेशन है। ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो भी चीजें हमारी नॉइस पोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ नॉइस पोल्यूशन इन चीजों की वजह से नहीं आ रहा है कि हम सिर्फ जो गुस्सा कर रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं, जो आवाजें आ रही, ठीक है, वो सिर्फ रीजन नहीं है। रीजन मेन क्या होता है कि जो, जैसे मैंने बताया आपको व्हीकल्स वाला आपको एग्जांपल दिया कि बहुत बड़े बड़े कहीं भी लाउड दिए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा हमको नॉइस पोल्यूशन देखने को मिलता है। तो ये जो नॉइस पोल्यूशन है ना, इसकी वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि वो इम्पेयरमेंट वाला हो जाता है कि कान में से ना इंसान को बहरा हो जाना, किसको पूरी कंप्लीटली आवाज ही ना सुनाई देना। कभी कभी हार्ट रेट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है जब हम अचानक से बहुत तेज आवाज सुन लेते हैं तो। ठीक है, ब्लड प्रेशर का अचानक बढ़ जाना, तो ये सारी चीजों की वजह से आपको डिजीजेस भी देखने को मिल रही। तो पोल्यूशन कोई भी हो, चाहे एयर हो, थर्मल हो, वाटर हो, नॉइज हो, आपको डिजीज देखने को मिलेंगे, आपको डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो इसलिए हमने भले ही सारी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा कि हाँ हमारी नेशनल इकोनॉमी में वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही है, हमारा जो कंट्री है उससे वो डेवलप हो सकता है, उससे वो प्रॉस्परस हो सकता है, बट इन्हीं सारी इंडस्ट्रीज की वजह से डिग्रेडेशन भी तो हो रहा है, डिप्लीशन भी तो हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट का। तो यही सारी चीजें आपको इस टॉपिक में क्लियरली बताई गई हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर इतना डिग्रेडेशन हो रहा है तो इसको हम कंट्रोल कैसे करें। ठीक है, हाउ कैन वी कंट्रोल इट। जब हम इसका पहला पॉइंट क्या बताया गया है कि कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो पहला पॉइंट है कि बाय मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इनटू मोर सक्सेसिव स्टेजेस। इसमें क्या बताया जा रहा है कि मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर, कि वाटर का जो यूज है, ठीक है, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट टू मोर सक्सेसिव स्टेजेस, कि जो भी पानी, अगर जैसे हम हॉट वाटर की बात कर रहे हैं कि बिना किसी प्रोसेसिंग के, बिना उसको ठंडा किए उसको फ्लो करा दिया जाता है, तो उसको प्रोसेस किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए? उसको प्रोसेस किया जाए। और जो हम वेस्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं, जो पानी वगैरह भी ऐसे केवल अगर वो वेस्ट है तो उसको फ्लो करा दिया जाता है, तो उसको रीयूज किया जा सकता है, उसको रिसाइकल किया जा सकता है। बहुत सारी मशीनरीज ऐसी होती हैं, गवर्नमेंट ने भी कई सारे जो है उन्होंने इनिशिएटिव्स ले रखे हैं कि जो भी हमारा वाटर है तो उसको हम रीयूज भी कर सकते हैं, उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं बाय प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें। दूसरा हम बात कर लेते हैं हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हमने ऑलरेडी जो है मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में शायद पढ़ नहीं, वाटर
कोर्सेज वाले चैप्टर में हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी कंप्लीटली पढ़ रखा है कि कैसी चीजें होती हैं उसमें। नेक्स्ट हमारा ट्रीटिंग हॉट वाटर, जिसके बारे में मैंने अभी जस्ट बात की, बिफोर रिलीजिंग देम, कि अगर जो भी गर्म पानी है उसको अच्छे से प्रोसेस किया जाए, उसको कूल डाउन किया जाए, तब जाके ही उसको फ्लो कराया जाए इन द रिवर्स एंड द पॉन्ड्स। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस कैन बी डन इन 3 फेजेस। तो कई सारे फेजेस में हम जो भी हमारा ट्रीटमेंट है इंडस्ट्री का, जो प्रोसेसिंग है, उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। अब जो हमारा स्टेजेस है वो क्या है, पहला हम बात करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट इज बाय मैकेनिकल मींस। मैकेनिकल मींस मतलब मैनुअली हम उसको कर सकते हैं। दिस इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन। तो ये सारी प्रोसेसेस हैं। जैसे कि हम सेडिमेंटेशन की बात करते हैं कि ऐसे जब पानी उसमें ऊपर रहता है, कोई बल्कि अमाउंट की कोई चीज होती है तो वो नीचे वो सेडिमेंट हो जाती है, वो दब जाती है नीचे, उसमें बैठ जाती है, तो उससे भी हम चीजों को अलग कर सकते हैं। तो जो भी अफिलेंट्स होंगे, जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, वो नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर ऊपर कराएगा। तो इन चीजों से भी हम उसको बचा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट तो ये हो गया। ठीक है, कई सारे इसके प्रोसेस हो गई। दूसरा हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इसमें क्या होता है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि बायोलॉजिकली जो भी हमारे जैसे कि वेस्ट मटेरियल हो गया, जो भी इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस हो गया, उससे हम वाटर को भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी वाटर की प्रोसेसिंग होती है, तो ये सारी चीजें भी हम बायोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए भी उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो पहला हमने बताया मैकेनिकल प्रोसेस, दूसरा बताया कि आपको बायोलॉजिकल पर्पस, तीसरा क्या है, टर्शियरी ट्रीटमेंट इज बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। तीनों इसमें इन्वॉल्व है एंड दिस इन्वॉल्व रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। और रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर भी कई फेजेस में होते हैं। ठीक है, कि ऐसे सारी मशीनरी सेटअप कर दी जाती हैं कि अगर एक पहले स्टेज से गुजरा तो कुछ उसके जो भी एफ्लुएंट्स हैं वो बैठ जाते हैं, और कुछ वो थोड़ा सा प्यूरिफाई हो जाता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में कुछ थोड़ा प्यूरिफाई हो जाता है। तो इस तरीके जो भी वेस्ट वाटर है हमारा, हम उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे हो गए जो भी ट्रीटमेंट है इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस का, उसके बारे में। तो हमने पूरा का पूरा जो अपना कंप्लीट चैप्टर पढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का बच्चों देखो रोल तो बहुत ज्यादा है, कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा इंडस्ट्रीज देखो बढ़ेंगी, जितने ज्यादा रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस किया जाएगा, उतना ही ज्यादा हमको प्रॉस्पेरिटी मिलने के चांसेस हैं। बट कोई भी चीज है, एट द एंड यही होता है कि कोई भी चीजें हैं, बट उन चीजों से एनवायरमेंट का भी डिग्रेडेशन हो रहा है। तो उन चीजों को भी कंट्रोल करने की जरूरत है कि लिमिटेड वे में हम रिसोर्सेस का भी यूज करें, और इस तरीके से यूज करें, इस तरीके से हम अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करें कि जो हमारा एनवायरमेंट हो का डिग्रेडेशन ना हो। कोई भी अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, तो ज्योग्राफी के तो जो अभी हमारी सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपकी सीरीज शुरू होने वाली है इकोनॉमिक्स की। क्लियर, और रही बात ज्योग्राफी के मैप वर्क की, तो उसके लिए हम एक अलग से सेशन रखेंगे, उसमें कंप्लीट मैप वर्क ही आपका कराएंगे। तो उसके लिए बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे अच्छे नंबर लाते रहिए। थैंक यू सो मच।